नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज भोपाल स्टूडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष का कोई महागठबंधन संभव है, जिस तरीके से बिहार में हुआ था। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। इस महागठबंधन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश की जो धुर विरोधी दो राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या वो कभी एक मंच पर आ सकते हैं। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा के रिश्ते कुछ इस तरह से बिगड़े कि दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को फूटी आंख से देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी दोनों नरेंद्र मोदी की हवा के सामने तिनके की तरह बिखर गए। ऐसे हालात में क्या मायावती अपने रुख में नरमी करेंगी, क्या अखिलेश यादव अपने रुख में नरमी करेंगी, क्या जनता दल यूनाइटेड किसको नेता मानेगा, वो नीतीश कुमार को नेता बनाने की बात कर रहा है, और क्या व्यक्तिगत राजनीतिक टकराव, राजनीतिक शत्रुता, इन तमाम चीजों को दरकिनार रख के ये तमाम राजनीतिक दल एक हो पाएंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। आज इसी पर बड़ी बहस होगी और हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कि इन लोगों के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। लेकिन इस बीच अब पूरब में कमल खिलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की शुरुआत भुवनेश्वर से की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2019 के चिंतन के लिए अभी से जुट गई है। 2019 नरेंद्र मोदी के लिए भी नाक का सवाल है, विपक्षी दलों के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि अगर सत्ता गई तो फिर 5 साल और तमाम विपक्षी दलों को इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार कहीं छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को तोड़ न दे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस किसने अपने स्टैंड को बदला है और कौन पार्टी इस महागठबंधन पर क्या राय दे रही है। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें, क्योंकि असली चुनाव उत्तर प्रदेश में ही होना है। यही सीटें 80 हैं। देश का चुनाव जरूर होगा, लेकिन देश का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए समाजवादी लोग बिल्कुल तैयार हैं आने वाली लड़ाई लड़ने के लिए। आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, जिस तरह से बार बार ये दिखाई दे रहा है कि आज लोकतंत्र ही खतरे में है, सरकार के रहते, मोदी सरकार के चलते वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ही खतरे में हैं। लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। जिस तरह से दलित से लेकर आम आदमी तक को हैरान परेशान किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, तमाम राजनीतिक दल आज जरूरत महसूस कर रहे हैं कि सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा और इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास जोरों से शुरू करना। हम अलायंस के लिए तैयार हैं। बीजेपी के खिलाफ जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो साथ हैं। अब अच्छी सोच है। देखिए, उन्होंने एक और बात कही है बहन मायावती जी ने कि आज वो गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं मानता हूं कि ये कदम अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले लिया जाता तो आज नतीजे कुछ और होते, जैसा नीतीश जी कह चुके हैं। उनके इस कथन से गैर भाजपा दलों को एक बहुत मजबूत ताकत मिलने जा रही है। तो क्या ये महागठबंधन बन पाएगा? क्या तमाम विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्योंकि 2014 के बाद जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं वहां पर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। हाल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बम्पर फाड़ सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ये संभावना बढ़ती जा रही है कि लोग अपने
अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी कई पार्टी हैं जिनके सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा अगर 2019 का चुनाव भी वो हारते हैं या खराब प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या महागठबंधन पॉसिबल है, क्या लोग अपनी आपसी शत्रुता, राजनीतिक दुश्मनी को भूल सकते हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता शलभ त्रिपाठी हैं, हमारे साथ नदीम जावेद साहब हैं जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हैं जो कि सीपीआई के मेंबर हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अंबिकानंद सहाय जी वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शलभ, आपको क्या संभावना दिख रही है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये तमाम लोग इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को भूलकर एकजुट हो पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था और जनता ने ये माना कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन था और उसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन जिस तरीके से हताशा दिख रही है समाजवादी पार्टी में, जिस तरीके से हताशा बहुजन समाज पार्टी में दिख रही है, गठबंधन की बात जरूर हो रही है दीपक जी, लेकिन जरूर ये बात कहीं न कहीं लोगों को याद है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया था, किस तरीके से आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट में थे अखिलेश जी के, उन्होंने बाबा साहब के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, बाबा साहब की मूर्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर जो एक कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन ये गठबंधन कोई नीतियों का गठबंधन नहीं है, कोई इनके में सामंजस्य नहीं है। ये एक जो परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसको देखकर घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी घबराई हुई है, बहुजन समाज पार्टी भी घबराई हुई है और उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, गुंडाराज और भ्रष्टाचार के नाम पर इनको खत्म कर दिया है। तो कहीं न कहीं घबराहट जरूर है, पर यह गठबंधन होगा कैसे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने देखा है, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एक बार जब गठबंधन हुआ था तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तस्वीर शर्मसार हुई थी, किस तरीके से मारपीट हुई थी, किस तरीके से मायावती जी पर हमला किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जाकर जान बचाई थी। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तो और ज्यादा हताश हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दिखाते रहे, एक दूसरे को गुंडा राज और भ्रष्टाचार की बात करते रहे। और आज जब ये देख रहे हैं कि मोदी जी की ताकत बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, तो उस बढ़ते हुए रथ को रोकने के लिए ये एक होने की बात कर रहे हैं, पर ये नीतियों का मिलन नहीं होगा। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि अगर होता है तो ये ठग बंधन होगा। ठग बंधन होगा, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लगने लगा है कि उनके सामने अस्तित्व का संकट है? संजीव मिश्रा जी, क्या अस्तित्व बचाने के लिए आप पुरानी राजनीतिक शत्रुता, गेस्ट हाउस कांड, एक दूसरे के ऊपर जिन शब्द बाणों का प्रयोग किया था मुलायम सिंह जी, मायावती जी ने, कांशीराम जी ने, उस जमाने में मैंने वो गेस्ट हाउस कांड अपनी आंखों से देखा है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ मैं भी उस वक्त वहां पर गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद था। आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो राजनीतिक शत्रुता आप भुला पाएंगे, क्योंकि अब आपके लिए यह राजनीतिक मजबूरी हो चुका है? नहीं, देखिए, छटपटाहट किसमें है और व्याकुल कौन है? अभी तो कोई गठबंधन के बहुत ज्यादा चीजें फाइनल नहीं हुई है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की स्थितियां हैं आपने अपने चैनल पर देखी। शलभमणि जी पत्रकार भी रहे हैं और अब इस समय राजनीति में प्रवक्ता हैं पार्टी के। निश्चित रूप से इन्होंने जिस तरीके का स्थितियां पैदा की पिछले 2-1 मिनट में, मुझे तो लग रहा है कि जैसे इतनी छटपटाहट होगी तो कैसे काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी से मालूम पड़ने लग गया कि उनकी जमीन खिसकने जा रही। तो ये एक बहुत साफ सी बात है। ठग बंधन तो वो हुआ था तो जो आप बाप बेटी के खिलाफ जम्मू में चुनाव लड़े थे और बाद में वहां पर आपने एक अनैतिक गठबंधन किया। और आज हालात ये है कि जम्मू कश्मीर आज भी सुधर नहीं पाया है, लेकिन किसी भी तरीके से आपको शर्म नहीं आई किस तरीके के हालात आपने पैदा कर दिए। और उत्तर प्रदेश में भी आपने भी गठबंधन किया है। मुझे लगता है कि जो गठबंधन होने जा रहा है ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस तरीके का गठबंधन होगा, कौन नेता होगा, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी। ये तो जो पार्टियां गठबंधन में होंगी वो सबके राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से लगने लग गया कि उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए इतनी छटपटाहट होगी तो मुझे लगता है 2019 तक किस तरीके के हालात बन जाएंगे।
संजीव जी कैसी बात कर रहे हैं? उनकी जमीन खिसक रही है या उनका जनाधार बढ़ रहा है? ये देश की जनता भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, लेकिन यक्ष प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि इस गठबंधन का नेता कौन बनेगा, कौन नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर विरोध करने के लिए इकट्ठा हो सकता है। नहीं, झूठ बोल के चरम। नहीं, अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोलकर भी पहुंचे हैं तो कम से कम मैं आपको संजीव जी ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा जनादेश का सम्मान करें। अभी इनका हनीमून पीरियड चल रहा है, इनको हनीमून का मजा लेने दें, इनको एंजॉय करने दें। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2019 में जो उत्तर प्रदेश की जनादेश का अपमान है, 2019 जनादेश का अपमान है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस चुनाव में 2019 में जो और ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कमिटमेंट किए गए, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी भूल जाते हैं 2012 में सरकार आई थी और उसके 2 साल बाद आपसे गुजारिश करूंगा अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब इस बहस को मैं सीधे ले जाता हूं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो है कांग्रेस। राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेसी तक भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या बाकी राजनीतिक दल जैसे नीतीश कुमार, जैसे अखिलेश यादव, जैसे ममता बनर्जी, जैसे मायावती जी, जैसे नवीन पटनायक या फिर एआईएडीएमके, डीएमके, क्या ये लोग राहुल गांधी के नेतृत्व को मानेंगे? नदीम जावेद जी, यही आपके सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न है। दीपक जी, 2-3 बातें हैं जो करना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि 1984 के बाद से जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए थे 2014 के पहले तक, उसमें गठबंधन की ही सरकार चली। और याद करिए 1989 का चुनाव हुआ था तो वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, बाद में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, 91 में राव साहब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद गुजराल साहब और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा साहब, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अटल जी की सरकार बनी और अटल जी की सरकार के बाद 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। जितने भी चुनाव हुए 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, ये पूरा जो इरा था ये गठबंधन का इरा था। किसी एक दल या एक पार्टी को ज्यादा सीटें जरूर आई, लेकिन उसमें सहयोग और समर्थन क्षेत्रीय दलों का रहा और क्षेत्रीय दलों के सहयोग और समर्थन से वो केंद्र की सरकारें चली, चाहे यूपीए की सरकार हो और चाहे एनडीए की सरकार हो। जिन दलों का आपने नाम लिया है 2004 से 2014 के बीच में जो केंद्र में हमारी सरकार चली थी, इसमें अधिकतर दलों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को समर्थन देने का काम किया था। और यह बात सही है कि वैचारिक आधार पर इस देश के जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, उसमें निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को जनादेश प्राप्त हुआ था। 31% मत आए थे, लेकिन 69% मत उनके खिलाफ भी आए थे। तो वैचारिक आधार पर ऐसे लोग जो मोदी जी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, दक्षिणपंथी शक्तियों के खिलाफ है, वो मजबूती से इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। रहा राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल, तो कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई दो राय नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी श्री राहुल गांधी पार्टी के नेता हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नदीम जावेद जी, ये पहल तो होनी चाहिए थी राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, आपके पार्टी के लोगों की तरफ से, लेकिन मणिशंकर अय्यर और सीपी जोशी के अलावा आपका कोई नेता नहीं बोला कि इस तरह का गठबंधन बनना चाहिए। पहल हो रही है कि जेडीयू पहल कर रही है, मायावती पहल कर रही है, अखिलेश यादव पहल कर रहे हैं, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है, ऐसे तमाम लोग पहल कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बनने को भी राजी है? आपको क्या लगता है, क्या आप पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में? नदीम जावेद जी। दीपक जी, आप याद करिए कि हमारा जो पंचमढ़ी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें यह तय हुआ था 1999 और 2000 में कि हम अकेले राजनीति करेंगे। उसके बाद हमारा एक और चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में यह तय हुआ था कि नहीं, हम गठबंधन की राजनीति करेंगे। पार्टी मुल्क के हालात को देखते हुए, देश की राजनीति को देखते हुए, उस वक्त के हालात के हिसाब से इसीलिए तो लोग कहते हैं पार्टी और राहुल गांधी उससे ज्यादा।
नहीं, कहीं दीपक भाई कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद करिए 2004 में इसी तरह के हालात थे। 2004 के लोकसभा के पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया था और तमाम क्षेत्रीय दलों से उन्होंने गठबंधन किया था और 2004 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और एक इतिहास है। दूसरी बात यह है कि मुख्य रूप से जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, हमारा बिहार में गठबंधन अभी तक चल रही है, हमारी सरकार वहां पे, हमारा बंगाल में गठबंधन था और है, बहुत सारे राज्यों में हमारे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन, तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन है, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन था। तो बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके साथ हमारा सभी जगह आप पिछलग्गू थे, सभी जगह आप पिछलग्गू थे, हर राज्य के अंदर आप पिछलग्गू थे। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारे आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, राज्यों में आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, नहीं दीपक भाई हो सकता है जम्मू कश्मीर की बात करिए, जब उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। दीपक भाई आप बिहार की बात करिए, उठाया, तो मैंने आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिए और हाल के उदाहरण है। नहीं, मैं एक बात और आपसे, आपकी बात को स्वीकार करते हुए मैं एक बात कह रहा हूं और वो ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री थे। हमारे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब तो मुख्यमंत्री बाद में बने, गुलाम नबी आजाद साहब राज्य के 3 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। ये बात सही है कि कहीं हो सकता है कि हम उतने मजबूत नहीं हो तो हमारे जो सहयोगी दल है वो उनका मुख्यमंत्री होगा और हम सरकार में शामिल होंगे। पूरे देश में हम ही हमें ऐसा तो नहीं है। इस तरह का अहंकार और इस तरह का फांसीवाद तो हमारे अंदर नहीं है कि हम इस बात को कहें। ये लोकतंत्र है, क्षेत्रीय दल कहीं ताकतवर हैं, कहीं हम ताकतवर हैं और मिलजुल कर वैचारिक आधार पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और मैं समझता हूं यही लोकतंत्र की खासियत है कि अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग समझ के लोग, जिनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार बनाने और सरकार चलाने का काम करते हैं। सामूहिक रूप से इंक्लूसिव राजनीति जो होती है, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव राजनीति, मध्य मार्ग की राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ करती है। चलिए, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, मैं सीधा यही सवाल लेके चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, बिहार में आपको नीतीश कुमार जी को नेता माना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव भी हुए, तो क्यों ना देश में आप राहुल गांधी को नेता मान लें, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो उन्हीं की है और आपका जनाधार बिहार से बाहर का ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो मायावती जी और अखिलेश यादव जी ने जो बातें रखी हैं, नीतीश कुमार जी ने जब आह्वान किया था कि देश में जो बीजेपी का डिवाइसिव एजेंडा है, जो उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो फेलियर्स हैं, जो किसानों की आत्महत्याएं हैं और देश में रीजनल इम्बैलेंसेज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए लोकतंत्र और समय की मांग है कि प्रतिपक्ष मजबूत सबल दिखे। और इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले आह्वान किया था। ये सच है कि अगर उस आह्वान पर उत्तर प्रदेश के बड़े दल अगर सहमत हुए होते, तस्वीर उलट होती, इसलिए उनके हिस्से में 50% वोट आए हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद भी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, गठबंधन के बगैर तो भारतीय जनता पार्टी आज ये हैसियत ही नहीं पाती। अलग अलग राज्यों में बड़े क्षेत्रीय छत्रपों के कंधे पर उन्होंने अपना हाथ रख करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की, बड़े भाई मान करके क्षेत्रीय दलों के साथ हुआ है। ये अलग बात है कि कहीं शिबू सोरेन चले गए, कहीं नीतीश कुमार जी चले गए, कहीं नवीन पटनायक जी चले गए, कहीं बहन मायावती जी को इन्होंने अपना शिकार बनाया। तो ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक चरित्र है, एक अवसरवादी चरित्र, और कामयाबी के जश्न में किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो पृष्ठभूमि है और जो उसका राजनीतिक चरित्र है, उस पर अगर हम बात नहीं करें, ये संभव नहीं है। कुछ लोग देश में धारा के विपरीत दिशा में जाकर के भी अपनी बात करेंगे और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने ये बात कही थी। ये स्वागत योग्य है। दोनों दलों ने इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए नीतीश, और मुझे पूरा विश्वास। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है और बड़ा सीधा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को आप नेता मानने को तैयार हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। बाकी वैचारिक तौर पर मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। वाकई देश में परिस्थिति ऐसी बन रही है कि एक महागठबंधन 2019 में शक्ल ले सकता है। दीपक जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देश में जो परिस्थितियां हैं, जो आंदोलन उभरेगा,
आंदोलन के गर्व से कल कौन नेता होगा ये जनता के विवेक पर छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में बगैर चेहरे के चुनाव लड़े और उन्होंने बाद में वहां ताजपोशी की। तो देश का भी निर्णय जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन वातावरण पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का अगर उनकी जीत दिख रही है तो उनकी असफलताओं के आधार पर उनके खिलाफ एक सबल विपक्ष का भविष्य भी दिख रहा है। और इसीलिए हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं कि बहुत जल्द एक मजबूत, सबल और समर्थ विपक्ष आपको देश में शक्ल ले लेगा। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष पैदा हो देश के अंदर, क्योंकि विपक्ष की भी राजनीति में एक अहम भूमिका होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और लेफ्ट साथ आ सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? ये भी यक्ष प्रश्न है। और यक्ष प्रश्न ये भी है कि क्या इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भुला पाएंगे राजनीतिक दल? क्या होगा एआईएडीएमके और डीएमके का? ये दोनों बात करेंगे प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के नेता, और अंबिकानंद सहाय जी, जो कि एक जाने माने पत्रकार है। ब्रेक के बाद तो सवाल यह है कि क्या बिहार जैसा महागठबंधन देश में 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन पाएगा, और क्या निजी रंजिश और स्वार्थ को भुला पाएंगे ये क्षेत्रीय दल? क्योंकि एआईएडीएमके का डीएमके से झगड़ा है, एसपी का बीएसपी से झगड़ा है, तृणमूल कांग्रेस का लेफ्ट से झगड़ा है। कैसे दोस्ती होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास। प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब, आपको कभी ये संभावना दिखती है कि ममता बनर्जी और आप लोग एक फ्रंट पे आ जाए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? क्योंकि आपने अभी तक चुप्पी साध रखी है। नहीं, देखिए, हमने तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हाल ही में सबसे पहले कॉल हम ही ने दी है कि तमाम जनवादी, सांप्रदायिकता विरोधी और सेकुलर ताकतें और वामपंथी ताकतें एक साथ आएं, क्योंकि जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से देश में शिक्षा निजीकरण की ओर ले जाई जा रही है, जिस तरह से अकलियतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गोरक्षा दल, युवा वाहिनी, ये सारे जितने भी पैरोकियल आउटफिट है, इनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत जरूरी है कि उसमें गठबंधन की राजनीति। और नदीम जावेद बिल्कुल सही कहे हैं कि 1984 के बाद सभी गठबंधन की राजनीति, और आज केंद्र सरकार में मोदी जी भी गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस तो इनके और शिवसेना के बीच में भी, दीपक जी देख लीजिए कितनी, अभी आपने बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन में भी देख लिया, कंट्राडिक्शन से तब भी साथ रहे और अब भी साथ है। और जब मनमोहन सिंह जी हंसी खुशी सरकार चला रहे प्रोफेसर साहब, हंसी खुशी सुनिए तो सही, हंसी खुशी नहीं चला रहे, रोज उनके ताने आते हैं इनको, रोज ये जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं वो रोज एक ताना मार देते हैं। आपके टीवी चैनल में ही देखता हूं मैं। दूसरी तरफ आप देखिए, जब 2004 में यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब किसी ने ये नहीं तय किया था कि कौन प्रधानमंत्री होगा, और सबने कहा कि नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, देश की जनता को इस जहर से बचाने के लिए, उस आलम को रोकने के लिए सब एक हुए। और इस समय तो आप देखते हैं कि महंगाई पिछले 5 महीनों में उच्चतम है। कल ही आ गया डाटा, मेरा डाटा तो है नहीं, सरकार के इंस्टीट्यूशन का डाटा है। सब जानते हैं कि बेरोजगारी की क्या हालत है। 3 साल में कुल 4 करोड़ की बात करी थी, आए 1,28,000 नौकरियां, उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है उसके अंदर। तो आप ये 1,28,000 नौकरियां, उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है उसके अंदर। तो आप ये सारी चीजें देखिए, देश में अभी भी मोदी जी कुल 31% वोटों के साथ बैठे हैं, और यूपी में भी जो ये जीते हैं उसमें बहुत सारे खेल हैं, आप समझ सकते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उस पर चुनाव की प्रक्रिया पे हमारी बकायदा आर्थमेटिक बताते हैं प्रोफेसर साहब, इतने समझदार आदमी हैं। 38 साल लेफ्ट ने क्या कर लिया पश्चिम बंगाल के अंदर? क्यों? आप वहां पे विकास कर देते हैं। मैं बता देता हूं, जहां जहां लेफ्ट ने राज किया, भूमि का प्रश्न खत्म हो गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। केरल शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी देश का प्रथम राज्य है। केरल एम्प्लॉयमेंट के मामले में और डायस्पोरा के मामले में मैक्सिमम पर कैपिटा रेवेन्यू लाता है फॉरेन करेंसी का। मैं नहीं कह रही, भारत सरकार कह रही है, इनके इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, प्लानिंग कमीशन कह रहा है। उसके कारण दूसरे हैं। एक सांप्रदायिक दंगा हमने नहीं होने दिया 35 साल में। का कोई रोल नहीं है। अब तो त्रिपुरा में आप अपनी सरकार बचाइए। किसकी? त्रिपुरा में तभी हमारा दोबारा में जीत गया, जो एक बार बाई इलेक्शन हुआ है। और त्रिपुरा में अपनी, अरे 5 राज्यों में कहां जीते हैं, यूपी को हलाके, मणिपुर में बेईमानी, गोवा में बेईमानी, पंजाब में ये हार गए। किसकी बात कर रहे हो आप दीपक जी? एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट तो इन 5 राज्यों में आई है। तो इसलिए
2019 में एंटी एस्टेब्लिशमेंट की वोट की ज्यादा संभावना है। मैं सीधे अंबिकानंद साहब जी के एक बात मुझे बताइए, मजदूरों के हकों पे इन्हें चोट कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई तो समाज का ऐसा बताइए जिसका मोदी जी ने भला किया हो। सबसे बड़ा जो संकट है, प्रोफेसर साहब एक मिनट प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ा जो संकट है वो कांग्रेस के सामने है। वो कई राज्यों में तो मेन अपोजिशन पार्टी में नहीं है। त्रिपुरा में नंबर 2 नंबर 3 पे चली गई है। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत रहा है, वहां पर भी बीजेपी मेन अपोजिशन है। तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में मेन अपोजिशन है। नवीन पटनायक की पार्टी के साथ उड़ीसा में अब मेन अपोजिशन पार्टी बन गई है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी और क्या कांग्रेस के नेतृत्व को 2004 में जिस तरह से मनमोहन सिंह के नेतृत्व को स्वीकारा, क्योंकि कांग्रेस की सीटें आई थी, अब कांग्रेस सीटें कहां से लाएगी और कहां कितनी सीटें देगी या कितनी सीटों पर लड़ पाएगी अगर इतने बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रपों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है? तो मुझसे पूछा दीपक जी आपने? हाँ आपसे। देखिए, महागठबंधन के संभावना की बात हो रही है। जी सर, आपसे पूछा। जी, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है दीपक जी, आज जो देश में है। मैं मौजूदा चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की अभी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और देखिए, राजनीति में हर चीज संभव है। महागठबंधन बिल्कुल संभव है। प्रश्न है कि क्या यह कारगर होगा। आज तक भारत में इतिहास में 2 बार महागठबंधन बनी, 77 में और 89 में, और दोनों बार 2.5 साल भी नहीं चल पाया, नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जिहाद छेड़ते हैं, जनता 2-2.5 साल में समझ जाती है। उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ, महागठबंधन बना, 2.5 साल भी नहीं चल पाई विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में। और अभी भाई साहब बोल रहे थे कि देखिए, अजीब और गरीब पार्टनरशिप होती है महागठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दक्षिणपंथी और कम्युनिस्ट दूसरी तरफ, 77 में भी 89 में भी अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर बिखर जाते हैं। कारण यह है कि जब कोई भी नेता इस देश में विशालकाय हो जाता है, जैसे इंदिरा जी हो गई थी, आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो यह स्वाभाविक है कि महागठबंधन की बातें होंगी, क्योंकि सबके अस्तित्व पे खतरा है। लेकिन 2 रिक्वायरमेंट होती है अगर जेन्युइन महागठबंधन बनना है। नंबर 1 कि आपका नेतृत्व भी विशालकाय होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण की तरह त्याग की प्रतिमूर्ति हो, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी अपनी एक इतिहास हो। तो उस छतरी के नीचे सब आते हैं, चाहे भाजपा हो या कम्युनिस्ट हो, सब इकट्ठे हो गए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है महागठबंधन के लिए कि एक ऐसा मुद्दा जो देश के दिलो दिमाग को झकझोर दे। उस वक्त मुद्दा बन गया था कि प्रजातंत्र खतरे में है इमरजेंसी के कारण, और मुद्दा हर जुबान पे चढ़ गया। तो मुद्दा भी था, नेतृत्व भी था। आज के परिवेश में मुझे जो एक पत्रकार की हैसियत से दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ता ही चला जा रहा है और उनके सामने अब पॉलिटिक्स के बाहर से कोई चेहरा लाएं जिसके छतरी के नीचे सब इकट्ठे हो, तो वो तो हो सकता है। और सिर्फ एंटी मोदी के प्लैंक पे ज्यादा नहीं चलेगा। आपको मैं एक बात इतिहास से याद दिलाऊं कि बरसों ये संघ परिवार वाले नारा देते थे कि बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है, और इंदिरा जी मजबूती होती चली गई जब तक कि इमरजेंसी की गलती नहीं हो गई। तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो वो व्यक्ति भी साथ साथ, ये न्यूटन का सिद्धांत है कि वो भी साथ साथ मजबूत होता चला जाएगा। आज की मौजूदा हालात, देश इसी चौमुहाने पे खड़ा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कम से कम मैं पत्रकार की हैसियत से आज की डेट में कोई नेतृत्व नहीं देख रहा हूं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे। आंकड़ों की बात अगर आप कहें तो इसी बार उत्तर प्रदेश में दीपक जी अगर ये मिल के लड़ते
सपा अभी बसपा हम आंकड़ों पर नहीं जाते हैं, अभी बेसिक सवाल पर जाते हैं, नेता और नियत पर। अभी कनन जी बेसिक सवाल पे जाते हैं, अभी नेता और नियत पर, आंकड़ों पर हम फिर आएंगे। लेकिन नदीम जावेद जी से मेरा बड़ा सीधा सवाल है। नदीम जावेद जी, जैसी की बात हुई 1977 और उसके बाद 1989 की, तब नेता भी सामने था, नियत भी सामने था, और उसी के बाद ये मुहावरा चला कि काट की हांडी बार बार नहीं जलाई जा सकती। अभी भी आप बनाएंगे तो काट की हांडी बनाएंगे, और वो एक बार से ज्यादा चलने वाली नहीं है और 2-2.5 साल में टूटने वाली है। ऐसे में क्यों इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मतलब रह जाएगा? नदीम जावेद जी। नहीं, इसमें दीपक भाई जो हवाला दिया गया 1977 का दिया गया, और 1977 में जो गठबंधन बना था वो केवल क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रेजेंस है लगभग पूरे देश के सभी जनपदों में, ब्लॉक में, कई राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं या हमारी सरकार है या हमारी प्रेजेंस है ठीक ठाक। तो एक तो यह कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिलकर अगर गठबंधन बनाएंगे तो 1977 का जिस प्रकार का गठबंधन था उस तरह का गठबंधन नहीं होगा। ये एक ऐसा गठबंधन होगा जिसका नेतृत्व, जिसको लीड करने का काम एक राष्ट्रीय दल कर रहा है, जिसकी हर जगह प्रेजेंस है, नंबर 1। नंबर 2, 1977 की बात तो की गई, 2004 की बात नहीं की गई। 2004 में पूरे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की हवा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसने 6 महीने पहले चुनाव करा दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ और दिल्ली के साथ उन्होंने लोकसभा के चुनाव करा दिए थे, और जिस नतीजों की किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, सबको लगता था कि शाइनिंग इंडिया हो रहा है, देश की महान जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में और क्षेत्रीय दलों के सहयोग से एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रगतिशील सरकार बनाने का काम 2004 में किया था। अटल जी का व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा था। अटल जी तो बहुत शालीन व्यक्ति भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, और उनकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी के विचार के मानने वाले लोगों के बीच में तो थी ही, दूसरे लोगों में भी थोड़ा बहुत थी। तो आज जो चैलेंज है और जिस तथाकथित नेतृत्व की बात की जा रही है कि जो बहुत जिसकी रीच हो गई है गांव-गांव के, मैं समझता हूं कि अगर एक जोरदार, अच्छा और वैचारिक गठबंधन कार्यक्रम के आधार पर बनेगा तो निश्चित रूप से 2019 के लोकसभा के चुनाव में परास्त करने का काम भाजपा को और मोदी जी को करेगा। तो आपको लगता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, अगर आप उम्मीद करें तो मुझे इसमें कतई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उम्मीद का एक सवाल मैं राजीव रंजन जी से भी पूछना चाहूंगा। राजीव रंजन जी, आप राजनीतिक विज्ञान के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मुझे ये बताइए कि आप सब लोग सिमटे हुए जमादार के नेता हैं। बिहार के बाहर जनता दल यूनाइटेड का कुछ नहीं है, अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सिवा तृणमूल कांग्रेस का ही नहीं है, नवीन पटनायक की पार्टी की अगर बात की जाए तो वो उड़ीसा के बाहर कुछ नहीं है। तो ये सीमित जनाधार वाले छत्र कर क्या पाएंगे? क्योंकि पैन नेशनल ना तो आपके पास कोई लीडर होगा और ना ही आपके पास कोई नीति होगी नरेंद्र मोदी को हराने के सिवा। तब तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन चलेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप रिएक्शन करेंगे तो उसकी भी प्रतिक्रिया जनता में देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे साथ जनता पार्टी और जनता दल की विरासत है, और जिसका एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी उपस्थिति इन दोनों दलों की रही है। बड़ी गमगीन विरासत है वो, बड़ी गमगीन विरासत। जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, मैं असहमत हूं। नहीं, वो विरासत संकीर्ण नहीं है, वो इतना गौरवशाली अतीत है हमारा कि आज उनकी जो गलतियां थी, सरकारें जो बनी है, चाहे वो नवीन पटनायक की सरकार हो, चाहे वो नवीन पटनायक की सरकार है। दीपक जी, मैं विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखना चाहूंगा, चाहे मुलायम सिंह यादव जी और बाद में अखिलेश यादव जी, बिहार में नीतीश कुमार जी और नवीन पटनायक जी समेत कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा किया, अगली पारी में भी राज्य का नेतृत्व किया, और ये जो सबक हम लोगों ने 77 और 89 से सीखे हैं, आज हम इस स्थिति में हैं कि एक मजबूत, अस्थायी और वैचारिक नैतिकवान सरकार हम दे पाने के लिए तैयार दिखेंगे आपको 1989 में। बस सवाल है अहंकार और जो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे सवालों पर जो नीतियों को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के अगर असहमति है उसको दूर करने की जरूरत है, और बड़ा कालखंड सामने है
जो मुद्दे पूरे देश में हैं वो उर्वरा भूमि है और उनके जरिए हम एक व्यापक मंच की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप 77 और 89 की याद दिला करके हमारे हौसले को कम आंकने की बात नहीं करेंगे। लड़ाई बराबरी का हो और लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि प्रतिपक्ष भी सबल हो। नहीं, मैंने तो कहा लोकतंत्र के लिए वाकई जरूरी है कि प्रतिपक्ष भी सबल हो। लेकिन संजीव मिश्रा जी, मेरा बड़ा दो टूक सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि आप मायावती को नेता मान लेंगे या मायावती मुलायम सिंह यादव को नेता मान लेंगे? देखिए दीपक जी, देश में क्या स्वरूप होगा गठबंधन का, इस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं मान सकता हूं कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 80 में से 75 और 70% सीटों की दावेदारी हो जाएगी। क्योंकि जो हालात हुए पिछले दिनों के विधानसभा के चुनाव में, जहां 60,000 वोट मिल रहे हैं बीएसपी को, जहां 70,000 वोट मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो 80 और 84,000 वोट ला करके बीजेपी जीती है। तो ये तो बहुत साफ सी बात है। और ये कहना जो अभी तक हमारे और पैनलिस्ट ने कहा है कि 61%, 62% अगर वोट बैंक के अलावा अगर 38% वोट बैंक पर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाती है तो ये बहुमत की सरकार नहीं होगी। 62% अगर एकजुट हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक अलग होगा। उत्तर प्रदेश के हालात भी यही रहे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म और जाति के आधार पर इन्होंने लड़ाने का काम किया, उस आधार पर ये जिन्होंने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन उसके बाद जो आज 25-26 दिन हो गए इनकी सरकार को, कोई ऐसा एजेंडा नहीं इन्होंने अभी तक तय किया, ना लॉ एंड ऑर्डर अभी तक दुरुस्त हो पाया है। और जो हमारी एम्बुलेंस थी उनको ही अगर आप उनका उद्घाटन करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो, अगर जो एमओयू अगर बिजली विभाग का बना अखिलेश यादव जी ने तय किया, वो हालात को अगर आप ला करके कह रहे हो तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। लेकिन धर्म और जाति के आधार पर जिस तरीके से आपने खेल खेला उसका परिणाम भी तो अब मिलेगा। और बसपा और सपा का अगर गठबंधन होता है, ये मेरा वैसे तो निजी राय है क्योंकि नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन किस तरीके का होगा, लेकिन ये धर्म और जाति का जो खेल खेला है भाजपा ने, इसकी अगर असली काट होगी तो उत्तर प्रदेश में मैं मान सकता हूं कि ये दल अगर एकजुट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और अखिलेश यादव जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है, हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए शलभ, आपने सबको सुन लिया, सब लगभग एक सुर में बोल रहे हैं, वो नेता पर झगड़ा भी नहीं करना चाहते, नियत भी अपनी साफ बता रहे हैं। 1977 और 1989 के अंदर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, 2004 में गैर भाजपावाद की राजनीति है और 2019 में गैर मोदीवाद की राजनीति सामने आ जाएगी। ऐसे में इस अर्थमेटिक से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि इनको लगता है कि अस्तित्व बचाने के लिए इनको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शलभ दीपक जी, हमें निपटने की जरूरत नहीं है, जनता इनको निपटा चुकी है और आगे भी निपटाएगी। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, न इनके पास नेता है और न इनकी नियति है। नियति इनकी सिर्फ एक है कि ये किसी भी तरह से अपना वजूद बचाना चाहते हैं। किस तरीके से जो भ्रष्टाचार किया है उस काली कमाई को बचाना चाहते हैं, किस तरीके से जो गुंडा राज से त्रस्त कर रखा था उससे खुद को बचाना चाहते हैं। आप देखिए, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, राज्य में योगी जी आ गए हैं, कितना शानदार काम हो रहा है। उस काम से इतना घबरा गए, इतने हताश हो गए और जनता समझ गई है कि इनकी दुकान बंद हो गई है। सेक्युलरिज्म के नाम पे जो दुकान चलाते थे ना, दुकानें बंद हो गई। अब आप देखिए, बौखलाहट देखिए, सब मिलकर मेरी बात नहीं सुनेंगे। अभी मैं सबकी बात कर रहा था पर इनकी बौखलाहट देखिए, नहीं सुनेंगे। अभी मैं सबकी बात कर रहा था पर इनकी बौखलाहट देखिए, लेकिन हमारा गठबंधन और जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो दुकानें चलाते थे, जनता ने दीपक जी उनकी दुकानें बढ़ा दी हैं, दुकानें बंद हो गई आप देखिए, की स्थिति नहीं है। ये हमारा
बताइए ना कौन से जनता हमारे साथ खड़ी है। नौकरी आप नहीं दे पा रहे, 27 साल महंगाई आप नहीं रोक पा रहे, दिया था पर लिखा था 27 साल यूपी बदहाल, और समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर जाके ये गिड़गिड़ाते रहे। कांग्रेस जैसी पार्टी गिड़गिड़ाती रही एक एक सीट के लिए। तो कांग्रेस की हालत, समाजवादी पार्टी, बसपा की, कम्युनिस्ट की हालत जनता समझ चुकी है। इनका गठबंधन, इनका गठबंधन कहीं हो ना हो, इस स्टूडियो में हो गया है। देखिए सब मिलकर मुझे बोलने नहीं दे रहे, पर हमारे साथ जनता का गठबंधन है और जनता समझ गई है कि किसी को टिकट बेचना है। नहीं प्रोफेसर साहब प्लीज शलभ से बोलने दीजिए, प्लीज शलभ से बोलने दीजिए, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है शलभ से बोलने दीजिए। किसी भी राजनीतिक दल की आवाज मत दबाइए, क्रॉस सिलेक्शन होगा। अरे इनकी आवाज कौन दबा सकता है? दीपक 5 राज्यों में 2 राज्यों में वही कर रही है। मणिपुर ये ऐसे ही एक होकर लड़ते रहे और जनता इनको समझ गई है कि ये स्वार्थी गठबंधन है, स्वार्थी दल है। गोवा और मणिपुर में आपकी सरकार भाग रहा है, कोई आय से अधिक संपत्ति से बचने के लिए भाग रहा है, किसी ने अवैध खनन करा है उससे बचने के लिए भाग रहा है। की बात पर कोई बचेगा नहीं, क्योंकि केंद्र में मोदी जी आ गए और योगी जी आ गए। इनकी दुकानों में और ये कोई भी होने वाला, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है कि ये बहुत स्वार्थी है। ये टिकट बेचते हैं, ये पद बेचते हैं, ये जिलों को बेचते हैं, ये अवैध। अच्छा इतना मत चलिए प्रोफेसर साहब, थोड़ा संयम रखिए। इनकी दुकान और कुछ भी हम भी लड़ रहे हैं, भारतीय आपने सारे सिटिंग ऑपरेटर काटी है। अब आपने राजनीति के धरातल पर आइए, खुद मान लीजिए आपके साथ खिलाइए, इसको धरातल पर तो लाइए। आपके रवैये ने हर सीट पर। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा क्योंकि वक्त की हमारी भी एक सीमा है। लेकिन एक बात तय है, आज के स्टूडियो की इस बहस को देखने के बाद मोदी विरोधी माहौल को देश में बनाने की, राजनीतिक पार्टियों के बीच बनाने की एक कवायद शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दल इस एक मुद्दे पर सहमत है कि किसी भी तरह 2019 में मोदी को रोका जाए। लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो नेता कौन होगा और किसकी क्रॉस पैन नेशनल इमेज है जो मोदी के सामने खड़ा हो पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो नेता और नियत दोनों सवाल इस महागठबंधन के लिए बड़ा सवाल बने रहेंगे जब तक उस पर क्लैरिटी ना आए। लेकिन ये लगभग तय है कि एक कोशिश इसके लिए जरूर हो रही है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में भोपाल से आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।